नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं 1857 की क्रांति के परिणामों के बारे में। दरअसल अपना एक ये टॉपिक छूट गया था। हम वैसे तो शुरू करने वाले थे भारत में राष्ट्रवाद के उदय का जो चैप्टर है वो, परंतु मैंने देखा कि यहाँ एक टॉपिक जो है वो छूट गया है कि 1857 की क्रांति तो हमने देख लिया, हो गई है। उसके कारण क्या रहे वो सब हमने देख लिया, परंतु इसके प्रभाव या परिणाम आउटकम जो है वो क्या रहे ये भी देख लेते हैं, है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर, है ना। तो मैंने बताया था कि किस प्रकार से 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, अलग अलग मैंने कारण बताए थे। फिर उसकी शुरुआत जो है वो बैरकपुर से होती है ना। बैरकपुर छावनी जो है ये कहाँ है, तो ये बंगाल में, ठीक है ना। यहाँ पर होते हैं मंगल पांडे नाम के जो सैनिक होते हैं, वो सबसे पहले विद्रोह यहाँ पर कर देते हैं। उसके बाद में अलग अलग जगह पर विद्रोह फैलता है, विस्तार होता है। अलग अलग जगह पर कौन उसका नेतृत्व संभालता है, ये सब चीजें भी हमने डिस्कस कर लिए, है ना। हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि परिणाम क्या हुए, है ना। इस प्रकार से देखो 1859 आते आते लगभग सारे देश में दोबारा से अंग्रेज जो है वो नियंत्रण प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। और अब इनको एक बात समझ में आ गई थी कि जिस प्रकार से अंग्रेज 1857 की क्रांति से पहले जो नीतियां अपनाते जा रहे थे, जिसमें वो भारतवासियों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, उनके बारे में सोच ही नहीं रहे थे, वैसी नीतियां आगे वो चालू नहीं रख सकेंगे। अब उन्हें कुछ ना कुछ तो बदलाव उसमें करना ही पड़ेगा। तो 1857 की क्रांति के बाद में क्या होता है, तो सबसे पहले तो देखिए ब्रिटिश संसद के द्वारा 1858 में एक एक्ट लाया जाता है। क्या होता है, 1858 में ब्रिटिश संसद में एक एक्ट लाया जाता है, और इस एक्ट के माध्यम से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार जो है वो अधिकार छीन लिए जाते हैं अब, ठीक है ना। अब भारत में की जो नियंत्रण रह गई थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रह गई थी। अब इसकी जगह कौन, सीधा ताज के संरक्षण में दे दिया गया भारत को। ताज का संरक्षण मतलब अब वहां का राजा या जो रानी है उसका संरक्षण में भारत चला जाता है ना। सारे अधिकार जो है अब ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए जाते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य को सारे अधिकार भारत से रिलेटेड सब ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए जाते हैं, ताकि भारत जो है उसके मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश वहाँ की जनता हो या वहाँ की संसद हो, सब ने सब ठीकरा किस पे फोड़ दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ठीक से संभाला नहीं भारत में हालातों को। इसलिए देखिए ये सब ये पूरा कांड हुआ है 1857 का, है ना। सब जगह ठीकरा फोड़ते हैं, वहां पर भी ऐसा ठीकरा उनके सर पे फोड़ दिया। और देखिए मैंने जब एक्ट्स वाले चैप्टर में आपको बताया था, तो 1853 का जो अधिनियम आया था, इससे पहले वाले अधिनियम में क्या होता था, 20 वर्षों के लिए कंपनी का जो चार्टर है वो नवीनीकरण किया जाता था। परंतु इस एक्ट के बाद में क्या हुआ था, इस 1853 के एक्ट में क्या कहा था, 20 वर्षों के लिए जो चार्टर है उसका नवीनीकरण नहीं किया गया था। इसमें क्या लिखा था कि कंपनी जो क्या करेगी, जो ब्रिटिश सम्राट है उसके जो आने वाले वंशज हैं उनका विश्वास जीतकर ही अपना साम्राज्य जो है वो कायम रख पाएगी। इसलिए आसानी से एक संसद के अधिनियम के द्वारा इसका साम्राज्य छीन लिया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और अब किसके, सीधा सीधा वहां के ताज यानी वहां के जो साम्राज्य था या राजा कहो उसके अंडर में चला जाता है भारत का पूरा राज्य, ठीक है। इसके लिए क्या कर दिया जाता है, ब्रिटिश ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो होता है वहां की कैबिनेट में एक मंत्री जो है वो भारत के मामलों से संबंधित एक मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है ना। जैसे मान लीजिए आज भारत की जो कैबिनेट है उसमें एक होता है ना जनजातीय मंत्रालय। जनजातीय मंत्रालय ये क्या देखता है, जनजातियों से रिलेटेड जितने भी काम है वो जनजातीय मंत्रालय देखेगा। तो उसी प्रकार से भारत के मामलों को देखने के लिए ब्रिटेन की जो मंत्रिमंडल है, ब्रिटेन का मंत्रिमंडल है, वहां पर एक मंत्री जो है वो क्या बना दिया गया, भारत मामलों का मंत्री, है ना। भारतीय मामलों का मंत्री जो है एक नियुक्त कर दिया गया वहां पर, है ना। हाँ जी, तो हम देख रहे थे एक भारतीय मामलों का मंत्री जो है वहां पर नियुक्त कर दिया जाता है ब्रिटेन की कैबिनेट में, ठीक है। भारत से रिलेटेड सारे मामले जो है उसे दे दिया जाता है। साथ ही साथ उसको एक सहायता देने के लिए, सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन भी कर दिया जाता है, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, इंडिया काउंसिल उसे कहा जाता था। और भारत में जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, तो भारत में गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पे, कैनिंग। देखिए 1848 से लेकर 1856 तक कौन रहता है,
डलहौजी, है ना। परंतु क्रांति से पहले ही ये डलहौजी हट जाता है और कौन आ जाता है, कैनिंग। तो कैनिंग ही लास्ट गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय भी थे। ये चीजें ऐसे छोटे छोटे फैक्ट जो थे ना वो आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग जो थे वही। तो अब लॉर्ड, ये जो गवर्नर जनरल जो हुआ करता था उसे क्या कहा जाने लगा, अब उसे वायसराय कहा जाने लगा, है ना। और इस वायसराय को इंग्लैंड के राजा का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया, यानी कि ये एक तरीके से राजा ही है भारत में, बस सीधा सीधा उसका प्रतिनिधि है। जैसे भारत में नहीं कहते थे कि हम राज जो है भगवान के प्रतिनिधि के रूप में करते हैं, तो सेम टू सेम वैसे ही ये अब इंग्लैंड के राजा या रानी के प्रतिनिधि के तौर पर भारत का शासन संभालने लगता है, कौन, वायसराय, ठीक है ना। और अब इस प्रकार से अंग्रेज सरकार जो है वो भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे सीधे अपने हाथों में ले लेती है और ईस्ट इंडिया कंपनी का पत्ता अब यहां से ही कट जाता है, ठीक है ना। अब देश में जो शासक हुआ करते थे इस प्रकार के राजे महाराजे, इन राजे महाराजाओं को भरोसा दिया जाता है कि अब भविष्य में उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। अब किसी भी प्रकार से कब्जा हम नहीं करेंगे आपके भू क्षेत्र पर, है ना। उन्हें अपनी रियासत, वंशजों, यहां तक कि उनके दत्तक पुत्रों को, इससे पहले क्या था, डलहौजी क्या करता था, दत्तक पुत्रों को मान्यता नहीं देता था और राज्य को हड़प लेता था। परंतु अब कहा कि अपने आपके यहाँ कोई वंशज है, कोई दत्तक पुत्र भी है ना, गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र मतलब, उसको भी हम जो है अब छूट देंगे कि वो आपका राज्य का वारिस बन सकता है ना। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि उनको ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करना पड़ेगा, यानी आप राजा हो मगर महाराजा कौन है, ब्रिटेन का जो सम्राट होगा या जो साम्राज्ञी होगी वो आपकी महारानी या महाराजा होगी, है ना। आपको अधिपति उनको स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार से ब्रिटिश शासक जो है वो अब किसके अधीन आ जाते हैं, ब्रिटेन का जो साम्राज्य होता है, ब्रिटेन का सम्राट या साम्राज्ञी होती है, उसके अंडर में ये आ जाते हैं और एक प्रकार से पूरा पद सोपान बना दिया जाता है जिसके शीर्ष पर होता है ब्रिटिश, जो ब्रिटिश महारानी है या ब्रिटिश सम्राट है वो ब्रिटिश सम्राट इसके शीट्स पर होते हैं। उसके आधार पर अपनी जैसे भी इनकी क्षमताएं होती थी, अगर बड़ा राज्य है तो फिर तोपों की सलामी दी जाती है ना। जिस राजा को ज्यादा तोप, जितनी ज्यादा तोपों की सलामी दी जाती थी उस राजा का उतना बड़ा ओहदा होता था। तो ओहदे के आधार पर एक पूरा पद सोपान भारत में बन जाता है जिसके शीर्ष पर होता है ब्रिटिश सम्राट, फिर उसके नीचे होता है वायसराय, है ना। इस प्रकार से अलग अलग जो है एक पूरा पद सोपान बन के सामने आ जाता है ना। अब देखिए भारतीय सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम किया जाने लगता है। इससे पहले क्या था कि जो बंगाल की सेना हुआ करती थी इसमें बिना सोचे समझे भारतीय लोगों को भर लिया गया, है ना, और बहुत अधिक मात्रा में भारतीय लोग इसमें हुआ करते थे। अब जब विद्रोह करना शुरू किया, अंग्रेज तो नामात्र के थे, सबको इन्होंने काट मार दिया। अब इनको डर लगने लगा कि नहीं भाई, अब हम भारतीय सैनिकों की संख्या कम करेंगे और ब्रिटिशर्स की संख्या जो है इसमें बढ़ाएंगे ताकि कल को ऐसी घटना दोबारा हो तो हम कंट्रोल तो कर पाए एटलीस्ट, है ना। इस प्रकार से यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया जाता है। और उसके बाद में अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाही भर्ती करने के बजाय इन्होंने कहा भाई यहाँ से भर्ती नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा उत्पात अवध के सिपाहियों ने मचाया था, है ना। तो इन्होंने कहा भाई यहाँ से अब हम भर्ती नहीं करेंगे। कहाँ से भर्ती करेंगे, तो याद करो हमारा साथ किसने किसने दिया था 1857 की क्रांति में, तो अंग्रेजों ने कहा कि साहब सिख लोगों ने दिया था, और बोले साहब गोरखा लोगों ने भी दिया था, और बोले पठान लोग जो थे उन्होंने भी दिया था, तो बोले इन्हीं में से भर्ती करो। तो उसके बाद में गोरखा, सिख और पठान लोगों में से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती की जाने लगती है। तो इस प्रकार से ये भी एक परिणाम होता है। बाद में ये कौन है, सर सैयद अहमद खान, इन्होंने क्या चलाया था, अलीगढ़ आंदोलन। ये सबके बारे में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, भूल गए हो तो दोबारा जाके पढ़ना एक बार, है ना। ये क्यों बाद में जो है एकदम से सामने आते हैं, देखिए होता क्या है, 1857 की क्रांति के पीछे अंग्रेज सबसे बड़ा, अगर आप कहो कि मोहरा किसे मानने लगते हैं, मुसलमानों को। उन्होंने कहा अंग्रेजों ने कि ये सब करा धरा किसका है, मुसलमानों का करा धरा है, इसलिए ये अंग्रेज लोग जो है वो मुसलमानों से एकदम शत्रुतापूर्ण रूप से बिहेव करने लगते, व्यवहार उनसे करने लगते हैं। क्यों, क्यों उनको लगता था कि ये विद्रोह खड़ा किया किसने, मुसलमानों ने ही ये विद्रोह खड़ा किया है ना। उनको संदेह और शत्रुता के भाव से देखने लगते हैं। इसके बाद में सर सैयद अहमद खान जो है रोल में आते हैं और ये कहते हैं कि नहीं भाई हम लोगों ने सब ऐसा नहीं किया है, हम तो देशभक्त हैं। इसके बाद में इन्होंने राजभक्त मुसलमान नामक एक पत्रिका भी निकाली थी इन्होंने,
है ना। और ये कहते थे कि नहीं भाई, अंग्रेजों का साथ हमें देना चाहिए, कांग्रेस का साथ हमें नहीं देना चाहिए, इंग्लिश हमें सीखनी चाहिए, है ना। पढ़ाई लिखाई की बातें ये करते हैं सर सैयद अहमद खान। तो मुसलमानों का सबसे बड़ा जो है ये अपने आप को दुश्मन समझने लगते हैं अंग्रेज 1857 की क्रांति के बाद में, ठीक है। अब अंग्रेजों ने एक और फैसला लिया कि भाई इससे पहले क्या हो रहा था, 1829 देखिए आप, सती प्रथा बैन कर देगी। 1856 देखिए, विधवा पुनर्विवाह कानून लेके आ गई, है ना। इस प्रकार से अलग अलग कानून लेके आने लगते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये डायन प्रथा जिससे संबंधित कानून है वो ये सब लेके आ जाते हैं। ये बलि प्रथा जो है उस पर रोक लगा देते हैं, ठगी प्रथा पर रोक लगा देते हैं, है ना। इस प्रकार से अलग अलग कानूनों पर ये रोक लगा देते हैं 1857 के पहले। अब इनको सामने समझ में आ जाता है कि नहीं, भारतीय समाज में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, भारत के जो रीति रिवाज है उनका सम्मान हमें करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो कल को ये फिर से जो है भारतीय लोग विद्रोह कर देंगे। तो भारतीय कानूनों का, भारतीय रीति रिवाज जो है इनका सम्मान करना इन्होंने शुरू कर दिया। और उसके बाद में बहुत ही कम मात्रा में सुधार जो है वो करे जाते हैं 1857 की क्रांति के बाद में, बहुत कम सुधार किए जाते हैं। जब बहुत जोर लगाकर भारतीय लोग जो है वो आगे आते हैं तब जाके किए जाते हैं। जैसे कि एज ऑफ कंसेंट बिल, एज ऑफ कंसेंट बिल लाया जाता है 1891 में। इसमें क्या होता है, विवाह की आयु जो होती है उसको 10 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है, 12 वर्ष कर दिया जाता है। ये भी बहुत सारे लोग जब इसके लिए प्रयास करते हैं तब जाके लेके आते हैं, है ना। अंग्रेजों को लगता है कि नहीं, भारतवासियों को सुधारा ही नहीं जा सकता है। और अब एकदम से भारतवासियों को और ज्यादा हीन समझा जाने लगा कि ये सुधार करने लायक है ही नहीं, ये तो बर्बर है, इनमें कोई अकल नहीं है, ये तो स्ट्रेन है। भारतीय राष्ट्रवाद में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये इन सब चीजों की वजह से ही भारतीय राष्ट्रवाद का उदय होता है ना। दूसरे अगला रिफॉर्म, ये मतलब परिणाम क्या होता है कि जो भूस्वामी और जमींदार जो लोग हैं उनकी रक्षा करने का ये अब प्रयत्न करते हैं। देखिए इस प्रकार से ये अवध का जमींदार मैंने आपको बताया था, इनकी भूमियां छीन ली जाती थी, छोटे छोटे जो किसान है वो इन पर केस कर देते थे। तो अब इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम इनके अधिकारों को भी स्थायित्व देंगे, साथ ही साथ उनकी जमीनें भी हम नहीं छीनेंगे। क्यों? क्योंकि यही भूस्वामी और जमींदार लोग जो हैं, इन जमींदारों ने साथ दिया था अंग्रेजों का 1857 की क्रांति में विद्रोहियों को दबाने के लिए। हालांकि बहुत सारों ने विद्रोह भी किया था, परंतु मैक्सिमम जो थे उन्होंने साथ दिया था अंग्रेजों का। इसलिए भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो भाई ये हमारे दोस्त हैं, अब इनकी भूमि वगैरह हम नहीं छीनेंगे। और हाँ, 1857 की क्रांति के बाद में किसी राज्य का हड़प जो है वो नहीं किया गया। हालांकि कोई राजा इनकी बात नहीं मानता था तो उनको वो पदच्युत जरूर कर देते, पदच्युत जरूर कर देते थे, जैसे बड़ौदा के गायकवाड़ को कर दिया था, है ना। बड़ौदा के गायकवाड़ को पदच्युत कर दिया जाता है क्योंकि इनकी बातें नहीं मानते हैं। फिर साथ ही साथ और क्या करते हैं, तो ये अब इनके ऊपर दबाव डालने लगते हैं, कौन से जो देसी राजा होते हैं उन पर, कि भैया आप जो है अपने राज्य में सुधार करो। क्या सुधार करो भाई? शिक्षा दे जो है उससे सुधार करो, स्वास्थ्य जो है उससे रिलेटेड जो है आप थोड़ा मॉडर्नाइज करो चीज़ों को। साथ ही साथ जो डाक तार व्यवस्था है, रेल की जो पटरियां हैं वो आपके राज्य में से होकर गुजरनी चाहिए और उसके ऊपर आपका अधिकार भी नहीं होगा, आप पैसों भी दोगे। यानी ये डाक तार रेल व्यवस्था ये सब आपके राज्य से होकर गुजरेगी, परंतु आपको इस पर कोई अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार से नीतियां अंग्रेजों के द्वारा अपनाई जाती हैं। और क्या होता है, मुगल बादशाह बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें दिल्ली से निर्वासित कर दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? रंगून उनको भेज दिया जाता है कि भाई अब आप निकलो। साथ ही साथ उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। किन पर? बहादुर शाह जफर पर। और इनके जो बेटे और पोते होते हैं उनको इनकी आंखों के सामने गोली मार दी जाती है, गोली मार दी जाती है ना। और भारत का सम्राट पद जो है इनसे छीन लिया जाता है। यानी अब भारत के सम्राट बहादुर शाह जफर नहीं रहे, है ना। अब भारत का सम्राट कौन हो जाता है? महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है 1858 की एक घोषणा के द्वारा। समझ गया बात, है ना। अब देखिए यहां पर एक कॉमेडी वाले आपको एक बात बताऊं, बहादुर शाह राजा कहां का? देखिए, सम्राट हमारा, देश हमारा, लोग हमारे, ठीक है ना। और देशद्रोह का केस भी इन पे चलाया जाता है। अब देखिए आप ये विडंबना देख रहे हो, सम्राट हमारा,
देश हमारा, लोग हमारा और देशद्रोह का केस किन पे चला रहा है? हमारे सम्राट पे देशद्रोह का केस चलाया जा रहा है। चला कौन रहे हैं? अंग्रेज, जो यहाँ के है ही नहीं। ये कॉमेडी वाली, ये विडंबना देख रहे हैं आप? ये कॉमेडी वाली बात है एक तरीके की। राजा हमारा, देश हमारा, लोग हमारे, और देशद्रोह का केस हमारे राजा पे चलाया जा रहा है, और वो भी विदेशियों के द्वारा। समझ रहे हैं आप बात? इस प्रकार से इनकी तो बहुत खराब हालत हो जाती है। बहादुर शाह जफर की बाद में 4 दिन लाए थे मांग के, ऐसा कुछ कहते भी हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो 1857 की क्रांति के पूरे परिणाम क्या हुए सब हमने देख लिए। इससे ज़्यादा बाहर जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब एक यहाँ पर है खुर्दा संग्राम, एक केस स्टडी। ये 8th की एक क्लास है, एनसीईआरटी की 8th क्लास की, ये हिस्ट्री की बुक में दिया हुआ है। तो ये खुर्दा संग्राम जो है, ये भी हमें जानकारी हासिल इसके बारे में थोड़ी कर लेनी चाहिए। तो देखिए, इसको कभी कभी क्या कह देते हैं कि पहला स्वतंत्रता संग्राम इसको कह दिया जाता है, खुर्दा संग्राम को, है ना, या इसे पाइका विद्रोह भी कहते हैं। पिछले वाले लेक्चर्स में मैंने पाइका विद्रोह के बारे में बताया भी था। ये हुआ कब था? 1817 ईस्वी में। देखिए, उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, उड़ीसा का क्षेत्र, इस क्षेत्र में इसका जो राजा हुआ करता था, तो यहाँ पर एक खुर्दा नाम की जगह है। पहले तो खुर्दा नामक स्थान है, यहाँ के राजा हुआ करते थे। यहाँ के राजा का नाम देखिए, ये है वीर किशोर देव। क्या था इनके राजा का नाम? वीर किशोर देव यहाँ के राजा हुआ करते थे, है ना। और जगन्नाथ का जो मंदिर है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, इनका संचालन जो है यही राजा के पास होता था। संचालन के अधिकार इन्हीं राजा के पास हुआ करते थे। बाद में अंग्रेज यहाँ पर आ जाते हैं और अंग्रेज जो है इनसे सब कुछ छीन लेते हैं। और उसके बाद में ये देखिए, मराठाओं के साथ मिलकर इनके पुत्र होते हैं मुकुंद देव, है ना। ये मुकुंद देव मराठाओं के साथ मिलकर इनको हासिल करने की कोशिश करते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ जो है ये बिगुल बजा देते हैं। और उनके बाद में इनके यहाँ पर पाइकास होते हैं। पाइकास कौन होते हैं? जो खुर्दा के राजा जो हुआ करते थे, खुर्दा के राजा के ये सैनिक हुआ करते थे, पाइकास। तो जब राज्य इनसे छीन लिया गया तो सैनिक तो अंग्रेज वहां पर आके भर्ती किए जाने लगे, तो इनकी रोजी रोटी चली जाती है। इसलिए ये भी नाराज रहते हैं। कौन? ये जो पाइकास होते हैं, पाइका जो होते हैं, ये नाराज हो जाते हैं यहाँ पर अंग्रेजों से। ठीक है, बाद में यहाँ पर देखिए बख्शी जगबंधु। बख्शी जगबंधु जो होते हैं वो यहाँ के सेनापति होते हैं, वंशानुगत सेनापति जो होते हैं, बख्शी जगबंधु इन्हें कहा जाता है। तो ये बाद में जाकर पाइका लोगों के साथ मिलकर विद्रोह यहाँ पर शुरू कर देते हैं। अब कि भाई विद्रोह शुरू किया क्यों जाता है, ये तो बताओ। तो देखिए, ये है जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर, ये पूरा नाम है इनका, पर इनको लोग शॉर्ट में बख्शी जगबंधु भी कहते थे। तो क्या कारण हुआ कि ये लोग जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं? सबसे पहले तो इस क्षेत्र में अंग्रेज चांदी के सिक्के जो है वो प्रचलन में ला देते हैं। अब यहाँ पर लोग बार्टर सिस्टम से, वस्तु विनिमय प्रणाली से काम करने वाले, और यहाँ पर ही चांदी के सिक्के लोग लेके आ गए। अब नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान यहाँ पर किया जाने लगा कि भाई जो अभी राजस्व आपको मिल रहा है वो चांदी के सिक्कों में दो। अब ये बेचारे कहाँ से ये सब लिखे हैं। साथ ही साथ खाद्य सामग्री की यहाँ पर कीमतों में बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हो जाती है। साथ ही साथ नमक की आपूर्ति में कमी हो जाती है। देखिए, नमक की आपूर्ति में भी कमी हो जाती है, तो ये भी कितनी बड़ी बात है ना। और क्योंकि नमक का एकाधिकार किनके पास चला गया था? अंग्रेजों के पास चला गया था। यानी कि लोग अपना जो पारंपरिक रूप से नमक बना पा रहे थे वो भी नहीं बना सकते थे ये लोग, है ना। साथ ही साथ जो स्थानीय जमींदारियां हुआ करती थी उनको नीलाम कर दिया गया और जमींदार लोग इसकी वजह से परेशान हो जाते हैं। इसलिए 29 मार्च 1817 ईस्वी को शुरू कर दिया जाता है यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध में। हालांकि देखिए, ये अपनी सफल में जो अब इनकी कोशिश होती है उनमें असफल हो जाते हैं ये पाइकास, परंतु फिर भी इनको जो जगन्नाथ मंदिर के पुजारी थे और जो आम जनता थी उनका खूब समर्थन इनको प्राप्त होता है। अंग्रेज वहां पर मार्शल लॉ लागू कर देते हैं। हालांकि बाद में इनको गिरफ्तार वगैरह कर लिया जाता है और बहुत सारे लोग माफ़ी मांग लेते हैं और अपने अपने घरों पर चले जाते हैं और 1857 का खुर्दा संग्राम जो है वो समाप्त हो जाता है। परंतु इसमें बाद में ये होता है कि देखिए, इनको पता लगता है कि नहीं यार, यहाँ पर अन्याय जो हो रहा है पाइकाओं के साथ भी, और साथ ही साथ तो किसान लोग हैं उनको भी सामने के साथ में, तो उनके साथ फिर ब्रिटिश जो है अपनी नीतियों में सुधार भी करते हैं। और यहाँ के जो राजा होते हैं, खुर्दा के राजा के पुत्र होते हैं रामचंद्र देव, उनको स्वतंत्र कर दिया जाता है। पहले जेल में डाल दिया जाता है ना, उनको स्वतंत्र कर दिया जाता है और पूरी उनको जाने दिया जाता है। साथ ही साथ 26,000 का उन्हें वार्षिक अनुदान भी दिया जाता है कि भाई आपको पेंशन हम देंगे, और जो जगन्नाथ का पूरी मंदिर है उसका देखरेख का अधिकार भी इनको वापस से दे दिया जाता है। इस प्रकार से ये पाइका विद्रोह जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है
इसलिए आपको मैं बता दूं, हो सकता है कोई क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, है ना। तो मेरे हिसाब से आज का लेक्चर जो है यहीं समाप्त कर देते हैं। जितना भी हमें पढ़ना था ये सब हमने पढ़ लिया है। अब अगले जो लेक्चर्स होंगे उन लेक्चर्स में हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार होता है, क्या कारण होते हैं उस उदय के पीछे, कौन कौन से संगठन बनते हैं और किस प्रकार से फिर आगे जाके कांग्रेस का गठन हो जाता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर देते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए रनिफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।